नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान सुमित्रा नंदन पंत की समकालीन श्रीमती तारा पांडे जी में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पिछले वक्तव्य में हमने महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत की समकालीन श्रीमती तारा पांडे जी की कुछ रचनाओं के आधार पर ये जानने का प्रयास किया कि उन्होंने किस प्रकार के कथानकों का चयन किया है और उनके कथानक के केंद्र में किस प्रकार के पात्र हैं। तारा जी ने ज़्यादातर नारी प्रधान कहानियों की रचना की है। इनकी 13 कहानियाँ उपलब्ध हैं जो उत्सर्ग नामक कहानी संग्रह में संकलित हैं। आज हम उनकी अन्य कहानियों पर विस्तार से बात करेंगे। उनकी कहानी है दारोगा की बेटी। ये कहानी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर आधारित रचना है। नायिका कला गांधी जी से प्रभावित है, इसलिए अंग्रेज़ों के पक्षधर अपने पिता को निहत्थे और निर्दोष लोगों पर लाठी बरसाते देखकर क्षुब्ध होती है, क्रोधित होती है। अपनी सखी लीला को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के अपराध में जेल जाता देखकर वो इतनी दुखी हो जाती है कि स्वयं ऐश्वर्य विलासपूर्ण जीवन को त्याग कर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी करने लगती है। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल होती है और इस प्रकार से उसका प्राणांत हो जाता है। ये रचना भारत में गांधी जी के व्यापक प्रभाव को रेखांकित करती है। अंग्रेज़ों के निरंतर बढ़ते दमन चक्र को दर्शाने वाली ये रचना देशभक्ति के बलिदान को भी अपने अंदर समेटे हुए है। गांधी जी के आह्वान पर उस समय पुरुष तो राजनीति में भाग ले ही रहे थे, नारियां भी अपने घर गृहस्थी के कार्यों से जैसे ही समय निकालती थीं, आंदोलनों में भाग लेने पहुंच जाती थीं। श्रीमती तारा जी की पात्र सृष्टि में धैर्य, त्याग, परोपकार, बलिदान ये वो उदार भाव हैं जिनसे इनकी पात्र सृष्टि भरी हुई है। उनके नारी पात्र पुरुषों की अपेक्षा अधिक सहिष्णु हैं, त्यागमयी हैं और यही कारण है कि इनकी नारियां पत्नी रूप में अपने पुरुष की, अपने पति की उपेक्षा और तिरस्कार को सहती हैं, पूर्ववत उन्हें स्नेह करती हैं, प्रेम करती हैं, सेवा भावना रखती हैं और अंत में उनका हृदय परिवर्तन भी करवा देती हैं। उत्सर्ग कहानी की सोना, विमाता कहानी की रोशनी, वंध्या कहानी की रेणु, जल में मीन प्यासी कहानी की रानी, सौंदर्य कहानी की शीला, मिमी कहानी की मिमी, ये वो नारियां हैं जिनमें हमें अतुलनीय सहन शक्ति और उत्सर्ग की भावना दृष्टिगत होती है। ये सभी परिवार वालों द्वारा दी जाने वाली यातनाओं को, उपेक्षाओं को, तिरस्कारों को चुपचाप सहन करती हैं। उनका प्रतिवाद, प्रतिशोध, प्रतिरोध कुछ भी नहीं करती। प्यास कहानी में पुत्र मानिक को खोने के पश्चात शुद्ध मातृत्व से व्याकुल विनीता, वंध्या तथा विमाता कहानी की रेणु और रजनी का सौतेले पुत्र के प्रति
प्रेम उनके आदर्श मातृत्व को ही प्रकट करता है। यह उल्लेखनीय है कि नारी पात्रों के आदर्श रूप को प्रकाशित करने के लिए लेखिका ने कहीं कहीं आकस्मिक घटनाओं, संघर्षों, कष्टों की जो नियोजना की है, उसके कारण कुछ कहानियों में अस्वाभाविकता की सृष्टि हुई है। उनकी आदर्श नायिकाएं अपने सद्गुणों और उत्कृष्ट आचरण से कथांत में पुनः अपने पति या प्रेमी का प्रेम प्राप्त कर लेती हैं। विमाता कहानी की रजनी, सौंदर्य कहानी की शीला को हम उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं। दारोगा की बेटी कहानी की विलास प्रिय नायिका कला परिस्थितियों के घात प्रतिघात से इस प्रकार से व्यथित हो उठती है कि वो आदर्श देश सेविका के रूप में परिणत हो जाती है। श्रीमती तारा जी की रचनाओं में चित्रित सौत परंपरागत कटुता, ईर्ष्या, प्रतिशोध की भावनाओं से युक्त है। इनके पुरुष पात्र आदर्श हैं और कुटिल हैं। लेखिका का मानना था कि जीवन में कुछ भी ना केवल आदर्श रहता है, ना केवल कुटिल रहता है। हर व्यक्ति के जीवन में धूप और छां के रंग देखे जा सकते हैं। परिस्थितिवश व्यक्ति कभी कुटिल हो जाता है और वही व्यक्ति परिस्थितियों के घात प्रतिघात के द्वारा आदर्श रूप ग्रहण कर लेता है। उत्सव कहानी में प्रकाश, राखी बंध भाई कहानी में नरेंद्र, मिमी कहानी में विपिन को बहन का सम्मान करने वाला और विपत्ति पड़ने पर उन्हें संरक्षण देने वाला भाई किस प्रकार का होना चाहिए, इस आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। लेखिका के पात्र प्रारंभ में पत्नी की उपेक्षा करने के कारण स्वार्थी और निष्ठुर दिखाई देते हैं, किंतु जैसे जैसे कहानी का विकास होता है, घटनाएं घटती जाती हैं। पत्नी के त्याग, उसके सद्गुणों के कारण इन्हें अपनी गलती का अनुभव होता है और ये पुनः सद्मार्ग पर चलकर सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। विमाता कहानी में रजनी का पति, सौंदर्य कहानी में सुंदरी का पति इसी श्रेणी के पात्र हैं, किंतु कुछ पात्र अंत तक अपनी निष्ठुरता का त्याग नहीं करते। जैसे उत्सव कहानी में सोना का पति और वंध्या कहानी में रेणु का पति कथा के अंत तक अपनी गलती का अनुभव नहीं करते और पूरी दृढ़ता के साथ, या हम कह सकते हैं डिठाई के साथ, अपनी बात पर अड़े रहते हैं। लेखिका ने बालिका शीर्षक से एक प्रतीकात्मक कहानी का सृजन किया है। यहाँ मानसिक चिंतन में लेखिका इतनी लिप्त हो गई है कि उन्होंने बालिका के अतिरिक्त विश्वास, मान, शांति इत्यादि मनोभावों को प्रतीकात्मक व्यक्तित्व प्रदान किया है। लेखिका ने चरित्रोद्घाटन के लिए परिवर्तित होती परिस्थितियों का अवलंब लिया, जिनके घात प्रतिघात से पात्रों के वास्तविक चरित्र स्वयमेव खुलते जाते हैं। पात्रों के संवाद भी
उनकी चारित्रिक वृत्तियों को प्रकाशित करने वाले हैं। इसके साथ ही पात्रों के अंतर्द्वंद, उनके अंदर की जो वास्तविक भावनाएं हैं, वो भावनाएं जिनसे उनके चरित्र का निर्माण हुआ, जिनसे उनका व्यक्तित्व गढ़ा हुआ है, वो भी उद्घाटित होता है। सौंदर्य कहानी में चेचक के कारण कुरूप हुई पत्नी का परित्याग करने वाले पति अनूप की मानसिकता यहाँ हम उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं। अनूप प्राय सोचा करते थे कि शीला को बुला लाऊं और फिर पहले की तरह सुख से जीवन बिताऊं, प्यार भी पहले की तरह करूंगा। यह सोचते सोचते वे प्राय निश्चय ही कर लेते थे, पर भीतर से उनकी प्रकृति हंसती थी। भला प्यार क्या सोच समझकर किया जाता है? यदि ऐसा ही होता तो प्यार और कर्तव्य में इतनी भिन्नता ना होती, दुनिया का रुख दूसरी ओर होता। इस उक्ति से जो अनूप अपने आप से कह रहा है, इसके माध्यम से लेखिका ने अनूप की मानसिकता को अपने पाठकों के समक्ष साझा किया है। विमाता, प्यास, विंध्या, जल में मीन प्यासी, ऐसी और कहानियों में भी लेखिका ने पुरुष पात्र के अंतर संघर्ष को पाठकों के समक्ष रखा। ऐसे पात्र दीर्घ काल तक दुविधा में रहते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि उनके चरित्र का वास्तविक स्वरूप क्या है, वो वास्तव में अपने जीवन से क्या चाहते हैं। अनूप की तरह वो सोचते ही रहते हैं कि उन्हें अपनी पत्नी से प्यार करना चाहिए या उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, और फलतः वे किसी भी हित के निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं। लेखिका ने अपनी कहानियों में लंबे वाक्यों की तुलना में छोटे छोटे संवादों की योजना की है। इनके संवाद सर्वत्र स्वदेशी नहीं हैं। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि वे कथा सूत्र को मानो धकेल सा रहे हैं। संवादों से चरित्रों पर भी कई बार कोई विशेष प्रभाव दिखाई नहीं देता। उत्सर्ग कहानी में सोना और प्रकाश की बातचीत उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं। मानोगे? यथाशक्ति। अपना विवाह कर लो। विवाह? हाँ भैया। नहीं नहीं नहीं। यहाँ पर सोना अपने भाई को विवाह करने के लिए कह रही है, किंतु छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से, जहाँ केवल एक या दो शब्दों तक ही बात सीमित है, लेखिका ने पूरी वाक्यों की मानो रचना कर दी हो। संवाद चरित्रोद्घाटन में सहायक हैं। राखी बंध भाई कहानी में नैना की चाची की निष्ठुरता को दिखाने वाले संवाद या नैना के प्रति नरेंद्र के मातृ प्रेम को व्यक्त करने वाले संवाद वक्ता की चारित्रिक विशेषताओं को उद्घाटित करते हैं। बालिका कहानी के संवाद भिन्न हैं। लेखिका ने मानसिक वृत्तियों को परस्पर संवादों द्वारा बालिका की आंतरिक स्थिति को उद्घाटित किया है। जैसे चंचल मन ने कहा, छोड़ दे क्या रखा है। सरल विश्वास ने घबरा कर कहा है
हैं क्या? चालाक मन ने छल किया। कुछ नहीं, ईश्वर को तो मत भूल, परंतु इस शंख घट में क्या है? चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप। क्यों? भगवान तो सब जगह है। सरल विश्वास ने कहा, हाँ, यह ठीक है, यही ठीक है। दारोगा की बेटी कहानी में दारोगा वर्ग की प्रवृत्तियों से युक्त पात्र हैं और इसलिए वो अपने वर्गगत विशेषताओं से अपने आप को अलग नहीं कर पाते। वो जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, किंतु फिर भी दारोगा होने के कारण वो अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों को तर्क और कुतर्क दोनों ही माध्यमों से संगत स्थापित करना चाहते हैं। अपनी पुत्री कला से बात करते हुए वे देश प्रेमियों की निंदा करते हैं और अपने आचरण को, जो उनका निष्ठुर आचरण है, वो देश प्रेमियों के प्रति किस प्रकार से निष्ठुर हो जाते हैं, इस आचरण को सही साबित करते हैं, उसका औचित्य सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। गजाधर जी ने नाक से बोलते हुए अपनी छोटी आँखों को बड़ी करने का निष्फल प्रयत्न करते हुए कहा। इस प्रकार से लेखिका ने अपने संवादों के माध्यम से पात्रों के मनोभावों को अंकित किया है। लेखिका ने समाज में नारी की तिरस्कृत, उपेक्षित और दोयम स्थिति को, जिसे सब कुछ करते हुए भी हाशिए पर रहने के लिए विवश होना पड़ता है, को अपनी कहानियों में स्पष्ट किया है। पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों का वर्चस्व होना स्वाभाविक था। वे एक पत्नी के होते हुए भी दूसरा तीसरा विवाह करने के लिए स्वतंत्र थे। लेखिका ने लिखा है, पुरुष हृदय कितना कठोर है। जिसे कभी हृदय से प्यार किया था, उसी की मृत्यु कामना। जिनका श्रृंगार करने में कभी घंटों लगा दिए थे, उसी की चिता सजाने की अब इच्छा। ये है पुरुष का हृदय। किंतु इसके विपरीत नारी, जिसके प्रति एक बार समर्पित हो जाती है, जिसके प्रति अपने मन में एक बार प्रेम भाव जागृत कर लेती है, अंत तक उसका निर्वाह करने का प्रयास करती है। तारा जी की कहानियों में राजनीतिक वातावरण का चित्रण दारोगा की बेटी कहानी में मिलता है। उन दिनों राष्ट्रीय झंडे को लेकर राष्ट्रगीत गाते हुए जुलूस निकालना, गिरफ्तारी देना, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करना, ये सब सामान्य बातें थीं और पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रही थीं। लेखिका ने अपनी रचनाओं को सौदेश्यपूर्ण रखा है। वे इसके माध्यम से नारी के गौरव को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। प्रेमचंद ने उनकी कहानियों के विषय में एक स्थान पर लिखा है, इन कहानियों में नारी अपने भिन्न भिन्न रूपों में हमें दर्शन देती है। कहीं वह स्नेहमयी माता के रूप में नजर आती है, कहीं शीलमयी बहन के रूप में और कहीं प्रेममयी पत्नी के रूप में। नारी हृदय की कोमल आशाएं और निराशाएं, वेदनाएं और अभिलाषाएं अपनी संपूर्ण मर्यादाओं के साथ इस तरह चित्रित की गई हैं कि चित्त प्रसन्न हो जाता है। कह सकते हैं कि
तारा जी ने जिस प्रकार से नारी के विभिन्न जीवन के पक्षों को अपनी रचनाओं में उद्घाटित किया, उसमें नारी हृदय की पूरी संवेदना हमें दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि उस समय पुरुष कहानीकार नारी की समस्याओं पर नहीं लिख रहे थे, वो लिख रहे थे, किंतु पुरुष का नारी की समस्याओं को समझना और फिर उस पर लिखना एक अलग बात है, किंतु अपनी बात को अपनी भाषा में, अपनी संवेदना के स्वरों में पाठकों से साझा करना, ये महिला कहानीकारों की विशेषता रही है। तारा जी की माँ, पिता और पुत्री, बालिका कहानियाँ किंचित भिन्न धरातल की कहानियाँ हैं। भाव पक्ष की अपेक्षा इन रचनाओं का अभिव्यंजना पक्ष भी बहुत सुंदर है। जैसे बालिका कहानी की निम्न पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं। वह तो सत्य की पुजारिन है, जन्म जन्मांतर की, उसे क्या कष्ट होगा? वह तो सदा प्रेममयी है, उसे प्रेम की भिक्षा क्या चाहिए? दुख सुख तो कुछ भी नहीं, उसके समक्ष सभी समान हैं। उसे तो जीवन की वे ज्योति मिल गई है जो कभी बुझती नहीं। वह तो अपने चरम लक्ष्य को पा चुकी, अरे पा चुकी। लेखिका की भाषा सरल, सहज, व्यवहारिक हिंदी है। उन्होंने प्रसंगानुकूल, पात्रानुकूल देशज शब्दों जैसे ढीठ, निठल्ले के साथ साथ उर्दू के शब्दों तसल्ली, लाचार, फिक्रे, पर्यायवाची शब्दों, इन सब को एक साथ इस प्रकार से प्रयुक्त किया है कि अर्थ की विभिन्न छटाएं इंद्रधनुषी रंग की तरह सुंदर आभा से युक्त हो उठती हैं। इन्होंने स्थान स्थान पर अपनी भाषा को समृद्ध करने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का भी अवलंब लिया, जैसे अपना सोना खोटा, परखने वाले को दोष, लोक लाज जैसे धोकर पीली हो, ओस चाटकर प्यास बुझानी चाहिए। इन मुहावरों और लोकोक्तियों के सुष्ठु प्रयोग ने लेखिका की भावाभिव्यक्ति को प्राजंतता प्रदान की है। लेखिका ने आवश्यकतानुसार विभिन्न शैलियों का भी प्रयोग किया है, जैसे प्रश्न शैली का निम्न प्रयोग ध्यातव्य है। अनूप की आंखों से आंसू बहने लगे। पता नहीं ये आंसू हर्ष के थे या विषाद के, संतोष के थे या आत्मग्लानि के। पात्रों के चरित्र को उद्घाटित करते हुए लेखिका कभी कभी उनके मनोवैज्ञानिक पक्ष को नहीं भूलती। बालिका कहानी में भौतिकता का त्याग और आध्यात्मिकता का ग्रहण कर जीवन सत्य को प्राप्त करने वाली बालिका सोचती है। कभी वह ऊब उठती थी पर तुरंत ही विचार करने लगती थी, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही क्या मैंने विवाह किया था? यदि नहीं तो फिर मुझे इतनी व्यथा क्यों है? बालिका के अतिरिक्त अन्य सभी पात्र इस कहानी में प्रतीक हैं। वे मानव की विभिन्न प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करते हैं, जैसे शांति, तृप्ति, दुख इत्यादि। इनको विवेचित करते समय लेखिका ने प्रतीक शैली का प्रयोग किया है। उदाहरण देखिए, चमकीला जाल बिछा, बालिका मुक्त हो गई। उसकी सहेलियां सभी उसी जाल में फंसी हुई हंसती सी उसने देखी। वह भी ललच उठी।
उसे नहीं मालूम हुआ कि वह जाल उसे धोखा देने के लिए है, वह हंसी दिखावा है। अपने द्वारा प्रयुक्त शब्दों के तुक से मिलने वाले शब्दों का प्रयोग करके भी लेखिका ने कहीं कहीं अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उदाहरण स्वरूप, सहसा गांधी की आंधी में वह किनारे लग गई। समय की गति विचित्र है, कैसे कैसे पत्थर पिघल गए। उन्हीं में से एक थी कला, दारोगा की बेटी। अलंकार भाषा के आभूषण होते हैं। लेखिका ने अपनी रचनाओं के उद्धरणों में उनका प्रयोग इस प्रकार से किया है कि वर्णित प्रसंग गद्य काव्य किसी भावात्मकता से युक्त हो उठे हैं। बालिका कहानी का एक प्रसंग इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जब अपनी ही इच्छाएं नागिन की तरह फुफकारने लगीं, तब उसने उन्हें पैरों तले दबाकर कुचल दिया। माँ, पिता और पुत्री कहानियों में इस प्रकार के अंशों का बाहुल्य हमें दिखाई देता है। माँ कहानी के निम्न अंश में बालिका की पीड़ा साकार हो उठी है। लेखिका ने लिखा, बालिका ना समझी कहाँ चली गई, उसे छोड़कर माँ कहाँ गई। किसी ने कहा गंगा स्नान को गई, कोई बोला अपनी माँ के पास गई, किंतु सत्य के पुजारी ने कहा, ना बिटिया, माँ तो गई सदा के लिए, उस पार अब ना लौटेगी। बालिका बिलबिला पड़ी, माँ ना लौटेगी। ऐसे प्रसंगों में लेखिका का कवित्री रूप उभर कर पाठकों के सामने आया है। घर परिवार में घटित होने वाली अति सामान्य सी घटनाओं का चित्रण भी तारा जी ने अद्भुत सफलता के साथ किया है। उनकी कुछ कहानियों को छोड़कर जिनमें वे आदर्श के प्रति अधिक आग्रही रहे हैं, शेष निर्दोष और हृदयस्पर्शी कहानियां हैं। यद्यपि ऐसी कहानियां परिमाण में सीमित हैं, पर प्रभाव में अद्वितीय हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अपने समय की समस्याओं को, उस समय के वातावरण को, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक, धार्मिक परिस्थितियों को तारा जी ने बहुत सुंदरता के साथ, सहजता के साथ, प्रवाह के साथ अपनी कहानियों में समेटा है। यद्यपि परिमाण की दृष्टि से इनकी कहानियों की संख्या केवल 13 है, किंतु इन 13 कहानियों में भी उन्होंने नारी के विभिन्न रूपों को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी सार्थकता के साथ लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है। उस समय नारी का पहला कर्तव्य अपने परिवार के प्रति था, जो इन कहानियों में हम देख सकते हैं, जहाँ वो पत्नी रूप में, माता रूप में, पुत्री रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करती है, पति की उपेक्षा सहती है, पिता का कहना मानती है और भाई के पच्चनों पर चलती है। किंतु यहाँ तक आकर नारी में एक जागृति आना शुरू हो चुकी थी। वो अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करने लगी थी और उसने ये मानना शुरू कर दिया था कि घर से बाहर भी उसकी एक स्थिति है, उसकी एक पहचान है। और यही कारण है कि गांधी जी के आह्वान पर उस समय महिलाओं ने भी अपने पुरुषों के साथ बाहर निकलकर आंदोलनों में, जुलूसों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। ना केवल वो जुलूसों में गई थीं, वो जेलों में भी भर्ती हुईं और इस प्रकार से वो सच्चे अर्थों में
अर्धांगिनी बनने का प्रयास कर रही थीं, जहाँ केवल वो घर परिवार तक अपने आप को सीमित नहीं रख रही थीं। इस समय की लेखिकाओं में एक बात हमें और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि वो महिलाओं का शिक्षित होना अनिवार्य मानती थीं। इन सभी लेखिकाओं ने इस बात को रेखांकित किया कि जब तक नारी शिक्षित नहीं होगी तब तक ना वो अपना भला कर पाएगी और ना वो अपने परिवार के प्रति भी अपने दायित्वों को सही ढंग से उनका निर्वाह कर पाएगी। तारा जी ने भी अपनी नायिकाओं को शिक्षित होना उनके लिए ज़रूरी माना और परिवार और समाज इन दोनों में उनकी उपस्थिति किस प्रकार से दर्ज हो सके ये उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अपने छोटी सी कहानी जीवन में जहाँ केवल उन्होंने 13 कहानियाँ लिखीं, उन्होंने एक व्यापक परिदृश्य को समाज के जिसको हम कहते हैं कि 2 आधारशिलाएं हैं, एक पुरुष और एक स्त्री, उसमें स्त्री की स्थिति क्या है, क्या होनी चाहिए और किस तरह से वो हाशिए के स्थान पर मध्य में अपने आप को लाकर खड़ा कर सकती है, इसे उन्होंने बताने का प्रयास किया है। चाहे उनकी ख्याति कवित्री रूप में अधिक रही, किंतु कहानीकार रूप में भी उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। इस दृष्टि से उनकी रचनाएं निश्चित रूप से पठनीय हैं, स्तुत्य हैं और उन्हें हमें पढ़ना भी चाहिए। अपने अगले वक्तव्य में इस समय की अन्य किसी महिला लेखिका को जिन्हें आज हम भूलते चले जा रहे हैं, उन्हें हम लेकर आएंगे, उनके बारे में जानेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि स्वातंत्रोत्तर और स्वतंत्रता से पूर्व पुरुषों के साथ साथ किस प्रकार से महिला रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से साहित्य को समृद्ध किया। तब तक के लिए धन्यवाद।